एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का लेट्स लर्न विद अजय सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग का जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था हमारा पिछला, उस एग्जाम के पेपर को हम लोग यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग को ये अनुमान हो सके कि पिछला एग्जाम जो हुआ था इसमें किस प्रकार का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं और इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों से आपके इस पेपर की। हम लोग देखते हैं तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध आता है ये किससे आता है, ये आप लोगों को बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध आता है ये किससे आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध आता है वो आपकी श्वेत क्रांति से आता है। किससे आता है? श्वेत क्रांति से। अगर पूछ ले गुरुजी की श्वेत क्रांति का जनक कौन है, क्या पूछ ले श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को आंसर कर देना है। किसको? वर्गीज कुरियन को हम लोगों को आंसर कर देना है। ठीक है गुरुजी, इसने ये तो पूछा ही नहीं, इसने तो पूछ लिया कि हरित क्रांति का जनक कौन है। क्या पूछा? हरित क्रांति का जनक आप लोगों से पूछा। और ये जनक जो पूछा ये भारत में पूछा कि भारत में जनक कौन है। तो क्या करोगे? तो याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे। किसका? एम.एस. स्वामीनाथन का। क्या नाम याद रखोगे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन क्या नाम ध्यान रखेंगे हम भाई? तो याद रखिए एम.एस. स्वामीनाथन का हम लोग याद रख लेंगे, स्वामीनाथन। ठीक है। अगर यहां पर एग्जामिनर बड़ा शाना होता है, उसने तो ऐसा प्रश्न भी नहीं किया, उसने तो पूछा कि विश्व में यहां पर हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं। तो याद रखना बोरलोग का नाम यहां पर आप लोग को याद रखना होगा। याद रखना अगर पूछे विश्व के अंतर्गत कहां की बात करें, वो विश्व की बात करें, तो याद रखिएगा नॉर्मन। क्या नाम रखेंगे? नॉर्मन। और आप लोगों का कौन सा? बोरलोग। ये नाम आप लोगों को यहां से याद रखना पड़ेगा, बोरलोग। ठीक है, याद रखेंगे, शाबाश। अगर बात करें आप लोगों से गुलाबी क्रांति की, किसकी बात की जाए? गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति के जो जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप लोग की गुलाबी जनक की हो जाएंगे दुर्गेश पटेल जी। कौन हो जाएंगे? दुर्गेश पटेल। इसके अगर जनक पूछे तो याद रखिएगा इसके जनक कौन हो जाएंगे? दुर्गेश पटेल जी हो जाएंगे, दुर्गेश पटेल जी। ठीक है, ये भी बात आप लोग यहां से याद रख लोगे। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर तीन बातें पढ़ी है, तीनों बातें आप लोगों को यहाँ से याद भी होना जरूरी है। अगर आपसे कहे यहाँ पर कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन का नाम ध्यान रखना है और विश्व में आपको बोरलोग का नाम ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग किसको याद रखोगे? वर्गीज कुरियन को ध्यान रखोगे। भाई गुलाबी पूछे आप लोगों से तो याद रखना गुलाबी क्रांति के कौन हो जाएंगे? दुर्गेश पटेल जी हो जाएंगे। जैसा प्रश्न पूछे वैसा आंसर कर देना है। और बात की जाए आप लोग की ऑपरेशन फ्लड की, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध आता है आपके किससे? श्वेत क्रांति से। चले आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर भारत की एक कृषि समस्या नहीं है लालाओ, यानी कि भारत की कौन सी कृषि समस्या नहीं है। जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें आप लोग को अधिकतर आंसर कर देना है। आप लोग की बात करें कि जुताई भूमि के एक छोटे आकार के भूखंड यहां पर है, जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है, यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर भूमि की उर्वरता में गिरावट है। तो भारत की कृषि समस्या कौन सी नहीं है? तो भैया भारत में एक समस्या नहीं है, कौन सी? जैविक खेती को प्रोत्साहन, ये हमारे यहाँ पर समस्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लालो। आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कह रहा है फुटलूज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फुटलूज जो उद्योग है इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो आप लोग के लिए सही दिखाई नहीं दे रहा। देखिए हम लोग, तो यह विभिन्न प्रकार के स्थानों पर स्थिति हो सकता है क्या? ये विभिन्न स्थानों पर स्थित हो सकता है क्या भाई? इधर बात करें कि वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, वे थोड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, या फिर ये उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। यानी कि कह रहा है आप लोगों से कि फुटलूज उद्योग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो फुटलूज उद्योग के बारे में ध्यान रखना है कि भाई आप लोग की ये विशिष्ट जो कच्चे माल है इस पर ये निर्भर करते हैं, ये यहाँ पर आप लोग का स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी कि ये विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते तो ये सही बात होती, लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि ये कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, तो बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे अगले प्रश्न की बात करें कि कोरापुट खनन केंद्र, कौन सा? कोरापुट जो खनन केंद्र है ये निम्नलिखित में से आप लोग के किस राज्य में स्थित है लालाओ? यानी कि आप लोगों से सीधा सा प्रश्न किया है, सिंपल सा प्रश्न किया है कि कोरापुट खनन क्षेत्र आप लोग की कहां पर आता है? कहां आता है बताओ जल्दी से। याद रखिएगा पहली बात तो करें, कोरापुट जो खनन का संबंध आता है ये बॉक्साइट से आता है। किससे आता है? बॉक्साइट से आता है। किससे आता है लालाओ? बॉक्साइट से आता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे
कि इस खनन क्षेत्र का जो संबंध आता है ये किससे आता है, बॉक्साइट से आता है। बात क्लियर। इधर बात करें हम लोग तो कोरापुट खनन केंद्र है वो कौन से राज्य में आता है, उड़ीसा में आता है। कहां पर आता है, उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी यहां पर टकाटक वाला आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपके कोरापुट खनन क्षेत्र का संबंध आता है कहां से, किससे आता है, तो बॉक्साइट से आता है। कहां का है ये स्थान, कौन सी जगह है, तो याद रखना उड़ीसा के अंतर्गत आता है। आगे की चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे जनक का नाम आता है तो हमारे सबके नाम क्या होता है मुंह पे, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। चलो प्रश्न ने यहां पर पूछ लिया आप लोग के क्या, कि बी आर अंबेडकर जी को, क्या पूछ लिया कि बी आर अंबेडकर जी को संविधान का जनक व जननी किसने कहा। अंबेडकर जी को जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, अंबेडकर जी को संविधान का जनक व जननी किसने कहा, संविधान का जनक व जननी किसने कहा, संविधान का जनक व जननी किसने कहा। तो जनक व जननी जो कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया, तो लाला ध्यान रखना के वी राव के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, के वी राव का नाम जरूर याद रखना है हम लोगों को। किसके द्वारा कहा गया, के वी राव के द्वारा। यही प्रश्न पूछ लेगा आप लोगों से कि आपके यहां पर किस आर्टिकल को बी आर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। क्या पूछ लेगा, अंबेडकर जी ने। प्रश्न आ रहा है आप लोगों से कि अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को, अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। जल्दी से बता दो कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला है, संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। तो याद होगा आपको बहुत अच्छे से कि किसको कहा है भैया, तो आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। किसको कहा है, 32 को। और क्या प्रश्न किया जा सकता है आप लोगों से, यहां से प्रश्न किया जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी है, इनका प्रारंभ में निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, अंबेडकर जी का प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, अंबेडकर जी का प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था। क्या पूछिए, प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, प्रारंभिक निर्वाचन क्षेत्र। तो प्रारंभिक जो निर्वाचन क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र ये हो जाएगा लाला आपका कौन सा, तो याद रखना है हम लोगों को पूर्वी बंगाल। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। वहीं आप लोगों से पूछिए कि भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था। क्या पूछिए, भारत पाक विभाजन के पश्चात, क्या पूछिए, भारत पाक विभाजन के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, निर्वाचन क्षेत्र। तो हमें ध्यान रखना है भारत पाक निर्वाचन के पश्चात इनका यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना बॉम्बे, और बॉम्बे में भी कहाँ पर, तो याद रखना पुणे। ठीक है, चलो भाई, तो ये सारे फैक्ट याद रखने आप लोगों को किससे संबंधित, भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित। बात क्लियर है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखो जल्दी से आंसर चेप दो कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य के द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का यहां पर हनन किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल आप लोग को यह परमिशन देता है, यही बताना है। जल्दी से शाबाश चेप दो जल्दी से अपना करेक्ट आंसर की क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। जैसा प्रश्न है वैसा आंसर आप लोग को यहां से चिपकाना है। लालो शाबाश, चिपका दो फटाफट, यहां पर राइट आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए। चिपो फटाफट की करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, जैसा प्रश्न है वैसा आंसर चिपका दीजिएगा। लालो शाबाश। आओ जल्दी से यहां पर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से आपके प्रश्न की। तो यहां पर कह रहा है आप लोगों से कि यहां पर कौन सा आर्टिकल है आप लोग का जो आप लोग को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, यानी कि यहां तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, वहां जाने की इजाजत देता है। तो देखो अब बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये तो आप लोगों को मिलेगा आर्टिकल नंबर 23 व 24 में, यानी कि कोई आप लोग का शोषण कर रहा है तो ये आप लोग की मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। इधर बात करें समानता का अधिकार, तो गुरुजी समानता का अधिकार जो देखने को मिलता है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देखने को मिलता है। और वहीं बात करें समानता की, तो यहाँ तो समानता की बात होगी, आप लोगों को समानता का राइट दिया गया है। वहीं देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है, और इसी अनुच्छेद के द्वारा आप लोग न्यायालय में जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई हनन कर रहा है, तो आप लोग सीधे कहाँ जा सकते हो, तो सीधे आप लोग कहाँ जा सकते हो, आप लोग के हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में।
जी हाँ गुरुजी, क्या हाईकोर्ट नहीं जा सकते? अरे बिल्कुल हाँ, जा सकते हो। अगर बात करें आर्टिकल नंबर कौन सा, 226, 226 के द्वारा आप सीधे हाईकोर्ट की शरण यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तब तक हम लोग बात करें इस प्रश्न की। अगर पूछिए आप लोग का सुप्रीम कोर्ट है वो कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, अगर आप लोग यहाँ पर इस प्रकार की बात न्यायालय के अंदर लेकर जा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो याद रखिएगा कितने प्रकार की? 5। पहली होती है आप लोग कौन सी लाओ, तो यार ना बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वही हम लोग देखिए दूसरी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा दूसरी आप लोग की हो जाती है कौन सी, तो आपकी परमादेश। कौन सी हो जाती है? परमादेश हो जाती है। ठीक है, परमादेश। तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी हो जाएगी आप लोग की? उत्प्रेषण। कौन सी हो जाएगी? उत्प्रेषण। ठीक, इधर बात करें हम लोग चौथी कौन सी हो जाएगी लाओ, तो चौथी हो जाएगी आप लोग की कौन सी? प्रतिषेध। कौन सी हो जाएगी? प्रतिषेध आप लोग की हो जाएगी। इधर बात करें आप लोग की पांचवी, तो पांचवी हो जाएगी अधिकार प्रक्षा। कौन सी हो जाएगी? अधिकार प्रक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है आप लोग का कौन? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जारी करता है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या देखिएगा, आंसर कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी जो अर्थ है ये यहाँ पर व्यवस्था का अवगुण है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसका अवगुण यहाँ पर कौन सा आप लोग को दिखाई दे रहा है? चेक दो जल्दी से कि राइट आंसर अपना क्या होगा लाओ। अगर बात करें तो यहाँ पर उत्पादन की दक्षता और क्षमता में वृद्धि होना, आर्थिक आप लोग की यहाँ पर स्वतंत्रता या एकाधिकार का उदय। तो यहाँ पर अवगुण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वो अवगुण कौन सा है? तो हमें ध्यान रखना है एकाधिकार का उदय होता है। इससे क्या होता है? इससे एकाधिकार का उदय हो जाता है। तो ये इसमें क्या है? एक अवगुण है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भाई यहाँ पर देखिए पूंजीवादी जब अर्थव्यवस्था होगी तो यहाँ पर एक ही एक व्यक्ति का अधिकार बढ़ता जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर इसमें क्या है? अवगुण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकाधिकार का उदय। एकाधिकार किसको कहते हैं? जिस पर केवल एक का ही अधिकार हो। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आओ अगले प्रश्न पे। गणगौर पर्व समर्पित है किसको? आप लोगों ने सुना होगा तीज, त्योहारा, बाबड़ी और ले डुब्बी गणगौर। जी हाँ, अगर हम बात करें हमारे भारत में या राजस्थान में बात करें हम लोग, तो राजस्थान के अंदर जो त्योहारों की शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है? त्योहारों की। वो त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से। किसकी बात करें? त्योहारों की शुरुआत की बात करें, त्योहार की शुरुआत की बात करें तो याद रखिएगा त्योहार की शुरुआत जो होती है, त्योहार की शुरुआत, ये शुरुआत होती है कहां से लाओ, तो याद रखिएगा त्योहार की शुरुआत होती है आपकी कहां से? तीज से होती है। जबकि पूछ ले आप लोग के समाप्त जो होते हैं त्योहारों की, यहाँ पर समापन जो होता है, त्योहारों का समापन, त्योहार का समापन की बात करें तो समापन जो होता है वो आप लोग किससे होता है? गणगौर से होता है। किससे होता है? आपके गणगौर से। लेकिन ये प्रश्न आप लोगों से जो पूछ रहा है वो प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर जो गणगौर होती है ये किसको समर्पित होती है? तो गुरुजी गणगौर लक्ष्मी जी को होगी, पार्वती को होगी, भगवान राम को होगी, कृष्ण को होगी। अब दो तो हमें आंसर सरासर यहाँ पर दिख रहे होंगे कि गुरुजी ये तो हो ही नहीं सकते। ना तो आप लोग क्या नहीं हो सकता? भगवान राम हो सकता है, ना ही कृष्ण, क्योंकि ये बात ही गणगौर की हो रही है। तो गणगौर जी यहाँ पर आप लोग को किसको समर्पित है? तो आप लोग की पार्वती मैया को समर्पित है। किसको? देवी पार्वती को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें आप लोगों से तो आपके ये गणगौर का त्योहार जो आता है वो कब आता है? गणगौर का त्योहार जो आता है वो कब आता है, कब मनाई ये जाती है? तो याद रखना है हम लोगों को चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है आप लोगों की क्या? गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस बात का हम लोग विशेष यहाँ पर याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे। बात क्लियर? कई बार प्रश्न आता है कि गणगौर का पर्व है जो कब प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को ये प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है आप लोग किससे? लच्छी राम जी से, कि लच्छी राम जी जो हैं यहाँ पर ये किस लोक नाट्य या नाटक कला से संबंधित आते हैं? लच्छी राम जी का जो संबंध आता है वो किससे आते हैं, यही आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा अगर लच्छी राम जी की बात की जाए तो लच्छी राम जी का जो संबंध आता है वो आप लोग के कुचामणि ख्याल से आता है। किससे आता है? कुचामणि ख्याल से। लेकिन अगर पूछे कि यहाँ पर आप लोग की कुचामणि जो ख्याल है इसका प्रमुख कलाकार कौन है, क्या पूछ ले कि इसका प्रमुख कलाकार कौन है लालाओ? प्रमुख खिलाड़ी कौन है इसका? प्रमुख खिलाड़ी लालाओ,
प्रमुख खिलाड़ी की जब बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करें, प्रमुख खिलाड़ी की बात करें, तो प्रमुख खिलाड़ी कौन हो जाएगा ललाओ, तो याद रखिएगा प्रमुख खिलाड़ी हो जाएगा उगम राज। कौन हो जाएगा, उगम राज अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। और याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो यहाँ पर कौन होती है, शाबाश, स्त्रियां जो होती है, हम लोग बात करें ललाओ, इसकी नहीं बात करें हम लोग, इसकी बात करें। जयपुरी जो ख्याल होता है आप लोग का, इसका प्रमुख जो खिलाड़ी होता है, आपके जयपुरी ख्याल का प्रमुख जो खिलाड़ी है ये कौन है, तो याद रखना है इसका प्रमुख खिलाड़ी आप लोग का कहलाएगा कौन, उगम राज। कौन कहलाएगा, उगम राज कहलाएगा। और हमें ये भी याद रखना है कि जयपुरी जो ख्याल है हमारा, इस जयपुरी ख्याल की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखना है स्त्री चरित्र का जो अभिनय है इसमें पुरुष ही करते हैं। स्त्री, यहाँ पर जो चरित्र होता है इसका अभिनय जो करते हैं, स्त्री चरित्र का अभिनय, ये याद रखिएगा कौन करते हैं, तो इसका अभिनय पुरुष ही करते हैं, पुरुष। ठीक, इधर बात करें हेला ख्याल की, तो हेला ख्याल हम लोग बात करते हैं तो आप लोग के कहाँ पर, सवाई माधोपुर और लालसोट में है ये। कहाँ पर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अलावा बात करें हम लोग तो लालसोट, सवाई माधोपुर और लालसोट में फेमस है। सवाई माधोपुर और लालसोट की बात की जाए तो वहां पर आप लोग के ये आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा प्रश्न का, कुछ अम्मनी ख्याल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोह इस्पात संयंत्र है वो स्थित है। आपके यहाँ पर बात कर रहा है कि कौन सा शहर है कर्नाटक के अंतर्गत, कहाँ की बात कर रहा है, कर्नाटक की बात कर रहा है, जिसमें आप लोग के क्या हो, लोह इस्पात संयंत्र हो। ये स्पेशली कर्नाटक की बात कर रहा है। दुर्गापुर की देखिए तो पश्चिम बंगाल में, ये यहाँ पर भी लोह इस्पात है, लेकिन ये बात ही नहीं कर रहा, ये तो केवल कर्नाटक की बात कर रहा है। अगर दुर्गापुर की बात करें तो ये पड़ता है आप लोग के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, वही बात करें भद्रावती तो इसको तो छोड़ ही दो। इधर बात करें सलेम, तो सलेम आता है आप लोग के कहाँ पर, तमिलनाडु के अंतर्गत। कहाँ पर आता है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इस्पात है। अगर वर्णपुर की बात करें तो वर्णपुर आता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आता है, पश्चिम बंगाल में ही आता है आप लोग का वर्णपुर। अब बचा ही कौन सा हमारा, कर्नाटक। तो याद रखना है हम लोगों को कि यहाँ पर आपके किस शहर के लोह इस्पात है आप लोग के, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, भद्रावती आप लोग के यहाँ पर पड़ेगा कर्नाटक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी टकाटक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, क्या है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये जो प्रसिद्ध भाषण है ये किसके द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध भाषण कौन देने वाला था, आपका महात्मा गांधी जी थे, या फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या भीमराव अंबेडकर जी थे। तो हमें याद रखना है आप लोग की यहाँ पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो आप लोग के भाषण दिया गया, ये दिया गया किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो आपको अच्छे से पता होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यही थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री यही थे, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, इधर बात करें हम लोग यहाँ से और भी आगे की बातें, तो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, अगर पूछ लिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, तो नेहरू प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था, नेहरू प्रस्ताव, या फिर जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। क्या रखा गया था इनके द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया था, तो याद रखना है 13 दिसंबर, कितनी तारीख, 13 दिसंबर 1946 को रखा था। पूछ लेगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो हमें याद रखना है 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी, कौन सी डेट, 22 जनवरी 1946 को। कब, 22 जनवरी 1946 को यहाँ पर आप लोग के जो स्वीकार किया गया था, ये किसके द्वारा, तो याद रखना है आप लोग को यहाँ पर 1947 कर देना है। और 1947 को जो स्वीकार किया गया, ये स्वीकार किया गया आप लोग के, याद रखिएगा आपकी संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। क्लियर है बात, चले आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है ललाओ, अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत के निम्नलिखित पत्तनों, यानी कि बात कर रहा है बंदरगाहों की, को उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कौन करता है। व्यवस्थित करना है इनको, जो जगह दे रखी है आप लोग के यहाँ पर, कहां से, तो बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करके आप लोग को यहाँ पर चिपकाना है। आपके यहाँ पर देखिए तो विशाखापट्टनम, पारादीप,
तुतीकोरिन या फिर चेन्नई। तो किस प्रकार से इनको एडजस्ट करोगे जल्दी से देखो एक बार। तो सबसे पहले हम लोग देखिए तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग का आएगा कहाँ से करना है, उत्तर दिशा की तरफ से। यानी कि मान लीजिए ये पूरब है आप लोग का, ये पूरब, ये आप लोग का पश्चिम, जो उल्टी बना रहे हो आप, इधर से बनाते हैं, ये पूरब है आप लोग का, ये आपका पश्चिम है, ठीक है। इधर बात करें हम लोग ये उत्तर है, और यहां पर हम लोग देखें ये आप लोग का कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर की दिशा से चलना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले उत्तर में पड़ेगा आप लोगों को कौन सा, तो याद रखना हम लोगों को कौन सा पड़ जाएगा, पारादीप। कौन सा पड़ेगा, पारादीप। पारादीप के बाद आप आएंगे तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आप लोग कौन सा, विशाखापट्टनम। कौन सा जाएगा, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम के बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो आप लोग क्या नजर आता है आपको कौन सा, चेन्नई। चेन्नई के बाद हम लोग बात करते हैं तो चेन्नई के बाद नजर आएगा आप लोग कौन सा, तुतीकोरिन। कौन सा, तमिलनाडु, जो कि तुकीरोरिन आ जाएगा, तुतीकोरिन। कौन सा जाएगा, तुतीकोरिन, ला लो, तुतीकोरिन, ठीक है। तुतीकोरिन आप लोग का यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि आप लोग का सबसे पहले क्या आएगा, पारादीप, यानी कि बी सबसे पहले आएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल हो सकता है। आपकी बात करें दूसरा आएगा विशाखापट्टनम, यानी कि ए आपके सामने आएगा, ए बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, ए इसमें भी सही है। चेन्नई से यानी कि चेन्नई आएगा डी, डी ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, लो करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग उत्तर से लेकर दक्षिण तक जमा सकते हो, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलो बढ़ो आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, जल्दी से देख लीजिएगा, आंसर चेप दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है ये कौन सी है भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो गुरुजी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर, लेकिन गुरु शिखर तो राजस्थान की है गुरुजी, ये तो भारत की पूछ रहा है। हाँ, भारत की भी आएगी, जी हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी आप लोग की भारत की पूछी गई है पिछले एग्जाम्स में, तो आपको जरूर यहाँ पर देखनी है, सिलेबस में भी आप लोग के यहाँ पर दे रखा है। तो आपकी भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है ये कौन सी हो जाएगी, एवरेस्ट होती है, या फिर हम लोग बात करें कंचनजंगा होती है, तो याद रखिए कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा पर्वत अपना हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछे राजस्थान को लेकर कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों से पूछे, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी आप लोग की राजस्थान में वो हो जाएगी कौन सी, लाओ, तो याद रखिएगा गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर यहाँ पर हो जाएगी, गुरु शिखर। बात समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। कौन सी हो जाएगी, लाओ, गुरु शिखर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ले तो 1722 मीटर यहां पर कर देना, कितनी कर देना, 1722 मीटर। कितनी ऊंची है ये, 1722 मीटर ऊंची है। क्लियर बात। चलो भाई आगे बढ़ो अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इधर बात करें, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ये कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह है जिस पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया जो बंदरगाह है इसको एक सहायक बंदरगाह के रूप में क्या किया, यहाँ पर विकसित किया गया। तो चीफ दो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर, चेन्नई बंदरगाह को, पारादीप बंदरगाह कोलकाता, या फिर तुतीकोरिन, या फिर अनुत्तरित प्रश्न क्या होगा अपना राइट आंसर। तो हमें ध्यान रखना है, आप लोग की बात की जाए आप लोग के कि कौन सा बंदरगाह था जिसके दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। तो यहाँ पर कोलकाता अपना क्या हो जाएगा, लाओ करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा अपना, कोलकाता राइट आंसर होगा। अगर वर्तमान में हम लोग बात करें, हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन वर्तमान में इसके नाम की बात करें तो याद रखना वर्तमान के अंतर्गत इसका नाम है वी.ओ. चिदंबर। क्या नाम है, वी.ओ. चिदंबरम, ठीक है, चिदंबरनार, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, चिदंबरनार। ये वर्तमान में इसका क्या है, नाम है, लाओ। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर आप लोगों की किसकी, तुतीकोरिन की, ये भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाएगा कि तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में आता है, लाओ, कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बता के लेकर आया हूँ आप लोग को, कहाँ आता है, तमिलनाडु में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, नीचे दो कथन दे रखे हैं, इनके आंसर आप लोगों को कर देने हैं। जल्दी से प्रश्न देखो और आंसर चेप दो। कथन फर्स्ट कह रहा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। भाई सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है ये नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। या फिर बात करें कथन सेकंड कह रहा है कि उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के किनारे पर यहाँ पर हुआ है। तो चेप और राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। एक तो कह रहा है सिंधु सरस्वती जो सभ्यता ये नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी, बिल्कुल जी हाँ। अगर बात करते हैं तो ये सभ्यता नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी।
उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी के क्षेत्र के किनारे पर हुआ। तो बिल्कुल जी हाँ, बात ये भी यहाँ पर क्या होगी, सही होगी। अरे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कालीबंगा। किसको देखा होगा, कालीबंगा को आप लोगों ने देखा होगा। और कालीबंगा की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है, क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। ये क्या होता है ललाओ, शाब्दिक अर्थ होता है इसका काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक जो अर्थ होता है इसका वो क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां होता है, काले रंग की चूड़ियां। इधर हम लोग बात करें कि ये किस नदी पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नदी की अगर बात करता है तो आप लोग की कौन सी, मृत नदी कह दो, सरस्वती नदी कह दो, घग्गर नदी कह दो, सरस्वती कह दो, मृत कह दो, घग्गर कह दो, बात वही है। इधर बात करें हम लोग, आप लोग की इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है खोज जो की गई थी, खोज की अगर बात करता है आप लोगों से तो याद रखिएगा जो खोज की गई थी ये अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग यहाँ पर पूछ ले आप लोगों से कि यहाँ पर इसकी जो उत्खनन कार्य है ये किसके द्वारा किया गया, उत्खनन। तो याद करना उत्खनन में आपके 4 नाम पढ़े जाते हैं। कितने नाम, 4 नाम। कौन कौन से गुरुजी, तो याद रखना बीबी लाल, कौन सा, बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल। इसके अलावा पढ़ा जाता है बीके थापर, किसका नाम पढ़ा जाता है, बीके थापर का नाम, बीके थापर। इसके अलावा पढ़ा जाता है श्रीवास्तव का नाम, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, ठीक है, श्रीवास्तव। एक नाम पढ़ा जाता है खरे साहब का, किसका, खरे साहब का। अब यहां पर आप लोगों से पूछे क्या एग्जाम में कि गुरुजी ऐसे नाम कैसे याद होंगे, तो कैसे याद कर सकते हो कि भैया जब काले रंग की चूड़ियां है ना, जब पतिदेव घर पे लेकर नहीं जाता तो भैया उसकी बीबी क्या कर देती है, उसको लाल कर देती है। क्या कर देती है, लाल कर देती है। और लाल करती है तो कैसे करती है, थप्पड़ मार मार के करती है। कैसे करती है, थप्पड़ मार मार के करती है यहां पर। और भाई ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही बात बोल रहा हूं, वास्तव में ऐसा होता है। और आपको पता नहीं है, खरी खरी सुनाती है जो अलग है, ये तो बोनस है। तो यहाँ पर ये 4 नाम आपको याद हो जाने चाहिए, बीबी लाल, बीके थापर, श्रीवास्तव और खरे साहब। तो इस प्रकार से हम लोग 4 नामों को यहाँ पर याद कर सकते हैं, बिल्कुल हंसना मना है। आओ अगले प्रश्न में आते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो जाएंगे हमारे सही, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़े आगे, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1800 ईस्वी में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा ललाओ। तो राजपूताना कहने वाले कौन थे, यही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो राजपूताना जो कहा गया वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि अगर पूछ ले आप लोगों से कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, राजस्थान का जो उल्लेख मिलता है, राजस्थान का जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम का उल्लेख तो सर्वप्रथम कहां पर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जैसे ही पूछे आप लोगों से क्या, सर्वप्रथम। तो जैसे क्या पूछे, सर्वप्रथम पूछे, क्या आंसर करोगे ललाओ, तो सर्वप्रथम पूछते ही आप लोग का आंसर जाना चाहिए कौन सा, गोसुंडी शिलालेख। कौन सा, गोसुंडी शिलालेख। और ये गोसुंडी शिलालेख कहाँ का है ललाओ, तो गोसुंडी शिलालेख है ललाओ आपके कहाँ का, तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। लेकिन गुरुजी एक बार एग्जाम में प्रश्न आया और ये तो ऑप्शन में नहीं था, वहाँ ऑप्शन में बसंतगढ़ था। तो जी हाँ, अगर जब ऑप्शन में क्या नहीं हो, घोसुंडी नहीं हो, तो फिर बसंतगढ़ आप लोग का जो है वो क्लियर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसके बाद तो हमें ध्यान रखना है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कौन सा, बसंतगढ़ का। कौन सा, बसंतगढ़ का शिलालेख। और बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, कौन सा, बसंतगढ़ का शिलालेख। ये बसंतगढ़ का जो शिलालेख है ये याद रखिएगा ये कहाँ का है, सिरोही का। कहाँ का है, सिरोही का। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, राजस्थानादित्य। क्या है, राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश, राइट आंसर करना है। और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। चले आगे, अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ लाओ। अगला प्रश्न हमारा कौन सा यहाँ पर कि इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था। इलाही एरा जो कैलेंडर है ये किसके द्वारा जारी किया गया था। अगर आज की हम लोग बात करते हैं, वर्तमान की हम लोग बात करते हैं, वर्तमान की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में तो अपना कौन सा कैलेंडर चलता है, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। और ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा लाओ, अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। और ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा, ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। कौन सा होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर।
ठीक है, तो ये भी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। ठीक है, इधर बात करें हम लोग, इधर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके इलाही एरा कैलेंडर जो है ये किसने जारी किया था, तो हमें याद रखना है ये जारी किया गया था सॉरी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ये भी बात हम लोगों को यहाँ पर याद होनी चाहिए। आपके अकबर के द्वारा इलाही एरा जो कैलेंडर है वो जारी किया गया था। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये अकबर ने यहाँ पर भारत की बात करते हैं, भारत में राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में 2 ही ऐसे शासक थे जिनको 7,000 का मनसबदार बनाया था। अकबर ने यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 ही ऐसे शासक थे, 2 शासक ऐसे थे जिनको क्या बनाया था, तो आपके 7,000 का मनसबदार बनाया था। 7,000 का मनसबदार बनाया था। मनसबदार वो यहाँ पर 2 कौन थे, मनसबदार बनाया था। जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, तो याद रखिएगा। आ गया होगा आंसर, जहां तक नहीं आया तो मैं बता ही दूंगा आप लोग को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना, इसके अंतर्गत पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है, इनमें से किन 2 शहरों को जोड़ता है। यहाँ पर वही आंसर आप लोग को करना है। कौन कौन से 2 शहरों को यहाँ पर जोड़ता है। आप लोग के इम्फाल राजकोट को जोड़ता है, या फिर बात करें इम्फाल पोरबंदर को जोड़ता है, या राजकोट सिलचर को जोड़ता है, या फिर हम बात करें सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखोगे, तो याद रखिएगा आप लोग के यहाँ पर सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, सिलचर पोरबंदर को जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, आप लोगों को पता होगा किसकी बात करें, इम्फाल की बात करें, बार बार इम्फाल दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो इम्फाल किसकी राजधानी है, इम्फाल जो है वो किसकी राजधानी है, जल्दी से बता दो। इम्फाल जो राजधानी है वो किसकी है लालाओ, तो याद रखिएगा ये राजधानी किसकी, आपके मणिपुर की। किसकी राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है। ठीक, तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि हमारे यहाँ पर इम्फाल है, इम्फाल की राजधानी क्या है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, चलिएगा इधर देखिए हम लोग, तो सिलचर जो पोरबंदर है ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना है, इसके अंतर्गत पूरब से पश्चिम गलियारा है, इसके अंतर्गत यहाँ पर इन दोनों शहरों को जोड़ा जाता है। क्लियर, आगे देखिए अगले प्रश्न की बात करें। जस्टिस फॉर द जज, किसकी बात कर रहे हैं, जस्टिस फॉर द जज की बात कर रहे हैं। इन टोवायोग्राफी के लेखक कौन है भाई, इन टोवायोग्राफी के लेखक कौन है, आपके अमृत माथुर है, आप लोग के यहाँ पर रंजन गोगाई है, आप लोग के यहाँ पर संदीप साहू है, या फिर नमिता गोखले जी है। तो याद रखिएगा इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, रंजन गोगाई जी। कौन, रंजन गोगाई जी। यानी कि जस्टिस फॉर द जज इन आप लोग की टायोग्राफी जो है वो किसकी है, तो याद रखना रंजन गोगाई जी की है। अरे याद होगा आप लोग को, ये आपके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं भैया, वो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। क्या भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और याद रखिएगा कौन से नंबर के, तो 46वें नंबर के रहे हैं, 46वें नंबर के आप लोग के क्या रहे हैं, तो याद रखना ये यहाँ पर आप लोग के चीफ जस्टिस रहे हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आप लोग के यहाँ पर चीफ जस्टिस कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आप लोग के 53वें चीफ जस्टिस है, वर्तमान में 53वें चीफ जस्टिस है, और जो कौन है, सूर्यकांत है। कौन है, सूर्यकांत, ध्यान रखना। क्लियर, पिछला प्रश्न हमारा जिसका आंसर हम लोगों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया तो यहाँ पर ध्यान रखना। अगर 2 शासक जो 7,000 का मनसबदार जिनको प्राप्त था वो कौन कौन थे, तो याद रखिएगा अकबर के ये दरबार में सॉरी आओ भाई माफ करना। इधर जब हम लोग बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि आप लोग के एक तो कौन था, तो एक तो था आप लोग के कौन यहाँ पर मान सिंह, एक तो कौन था, मान सिंह था, एक तो था हमारा मान सिंह, और एक था अजीज कोका। कौन था, अजीज कोका। हाँ वो वाला नहीं, कोका ही कोका, ऐसा नहीं, ये अजीज कोका की हम लोग बात कर रहे हैं, अजीज कोका। ठीक, ये दोनों को 7,000 का मनसबदार यहाँ पर प्राप्त था भाई। आगे चले, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है लालो, देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से बढ़ जाओ आगे। प्रश्न ये भी कर लिया हम लोगों ने, ये भी कर लिया हम लोगों ने, इधर आ जाते हैं। चलो यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या कहा जाए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितने पद स्वीकृत है, न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है, न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है, न्यायाधीशों के स्वीकृत पद, न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं लालाओ, स्वीकृत पद जल्दी से बता दो फटाफट फटाफट, इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे प्रश्न के आंसर का। आते हम लोग इधर की तरफ, इधर आप लोग के सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा और जल्दी से देखिएगा आंसर चिप दीजिएगा भाई।
अगर बात करते हैं आरटीआई की, किसकी बात करें, आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, और सूचना के अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी वो कब यहां पर मिली थी। अब यहां पर हमारे विद्यार्थी के मन में बिल्कुल करेक्ट होगा कि गुरुजी यहां पर 2005 में मिली है, ये तो फिक्स है, लेकिन जून में मिली है, अप्रैल में मिली है, कौन यहां पर बताएगा। तो याद रखिएगा यहां पर जो स्वीकृति मिली है इसको आपके 15 जून 2005 को मिली है। क्या पूछे, स्वीकृति की जब बात करता है, किसकी बात करता है, स्वीकृति की बात करता है, तो स्वीकृति जो आप लोग की मिली है, किसकी बात करें हम लोग, स्वीकृति की बात करें, तो स्वीकृति जो मिल गई आप लोग के इसको, ये स्वीकृति मिली थी लालाओ कब, तो यार ना 15 जून को, 15 जून 2005 को इसको स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन प्रश्न तो ऐसा पूछा ही नहीं, प्रश्न तो पूछा यहाँ पर कि इसको लागू कब किया गया, तो याद है ना अक्टूबर 2005 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्या पूछे, लागू कब किया गया था लालाओ, तो लागू ध्यान रखना आप लोग की अक्टूबर, और अक्टूबर में भी बात करें तो 12 अक्टूबर आप लोग लिख सकते हो, 12 अक्टूबर, और 2005 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, इसमें पूछ ले आप लोगों से कि कुल धाराएं कितनी है। कुल धारा की बात करें तो कुल धाराएं इसके अंदर जो शामिल की गई है वो कुल टोटल धाराएं शामिल की गई है 31, कितनी, 31। वहीं अध्याय पूछ ले, इसमें अध्याय कितने हैं, तो अध्यायों की संख्या ललाओ कितनी, याद रखना 6 अध्याय है। अगर अनुसूचियों की पूछे तो इसमें अनुसूचियों की संख्या 2 है, अनुसूची कितनी है, 2 है। कैसा भी प्रश्न पूछे हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर बात करें आप लोगों से सूचना के अधिकार की, तो सूचना के अधिकार जो आप लोग का अधिनियम है ये यहाँ पर 15 जून 2005 को क्या कर दिया गया था, स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। साथ ही हमें ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोग के, क्या ध्यान रखना है गुरुजी, तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल जो धाराएं हैं वो तो है 31, चैप्टर हैं 6 आप लोग के, और अनुसूचियां हैं 2। ये भी बात आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे। अगली बात करें अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न हमारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई थी। यानी कि आपको पता होगा गहलोत सरकार, और गहलोत सरकार ने ये आप लोग की टैगलाइन दी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको आगे बढ़ाओ, है ना, शाबाश। तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात करते हैं तो इस योजना को संपूर्ण भारतवर्ष में जो लागू किया गया वो कब लागू किया गया, तो याद होना चाहिए आप लोगों को वर्ष 2015 के अंतर्गत। उस समय राजस्थान के सीएम की बात करते हैं तो राजस्थान का सीएम कौन हो जाएगा ललाओ, तो राजस्थान का सीएम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप लोग का अशोक गहलोत। कौन हो जाएगा, अशोक गहलोत हो जाएगा ललाओ। 18 शाबाश, अशोक गहलोत 2013 तक था, इसके बाद आपकी वसुंधरा राजे आ गई थी 18 तक, और 18 से 23 तक जो रहा है आप लोग का गहलोत रहा है। तो इस समय तो वसुंधरा राजे हुआ करती थी, लेकिन इससे पहले आप लोग की गहलोत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया था। लेकिन इस योजना को संपूर्ण भारतवर्ष में जो लागू किया वो वर्ष 2015 में किया था आप लोगों ने, जब कौन आ गया था, मोदी सरकार यहाँ पर आ गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की नई दिल्ली आप लोग के, नई दिल्ली में 9वें एशियन गेम्स खेल के अंतर्गत, सॉरी नई दिल्ली में 9वां एशियन खेल है वो किस वर्ष आयोजित किया है, ये आप लोगों से पूछा है। तो कौन से वर्ष आयोजित किया है आप लोग के, 1980 में, 1981, 82 या फिर 1983 में। तो ध्यान रखना 9वां एशियन गेम्स जो यहाँ पर आपके दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था ये आप लोग के 1982 में होता है। कब होता है, 1982। यानी कि राइट जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग बात करें, हम तो बात करेंगे 20वें की, किसकी बात करेंगे कि 20वां जो अगला होने वाला है वो कौन सा होगा, 20वां। और 20वां एशियन गेम होगा वो कहां पर होगा, 20वां एशियन गेम जो होगा आप लोग का, ये एशियन गेम कहां पर होगा, तो याद रखिएगा ये एशियन गेम्स होगा जापान में। कहां पर होगा ललाओ, जापान में होगा। कब होगा गुरुजी, तो याद रखना 2026 में होगा। कब होगा, 2026 में, याद रख लोगे ना। जैसा प्रश्न पूछिए वैसा आंसर हम लोग को यहां पर ध्यान रखना है कि आप लोग के 9वां एशियन जो खेल है ये आप लोग की बात कर रहे हैं नोवा तो हुआ था कहां पर आप लोग के दिल्ली के अंदर 1982 में। लेकिन पूछे कि वर्तमान में जो अब आने वाला है वो कौन से नंबर का होगा, तो 20वें नंबर का होगा। कहां पर होगा, जापान के अंदर होगा। कब होगा, 2026 में होगा। ठीक, ये सारी बातें आप लोग यहां से याद रख लेंगे ललाओ। चलो आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना है। यानी कि यहां पर कह रहा है कि भारत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो भारत का पहला, तो इसकी बात कर रहा है भारत का पहला प्रथम आर्द्रभूमि यहां पर वेटलैंड नगर बनाया गया है। जल्दी से चिप दो कौन से नंबर का, कौन है आप लोग का जिसको प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड बनाया गया था, तो आपके उदयपुर को, किसको कहते हैं हम लोग, उदयपुर को हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इधर बात करें हम लोग, यहां पर बात की जाए आप लोगों से कि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आप लोग की यहां पर भारत के अंतर्गत जो रामसर साइट्स हैं, इन रामसर साइट में कितने यहां पर स्थान है जो शामिल है। अगर क्या पूछा जाए रामसर साइट में, किसकी बात करें, रामसर साइट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, रामसर साइट
और रामसर साइट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग के राजस्थान के अंतर्गत कितने स्थान है जिनको रामसर साइट में शामिल किया हुआ है? तो राजस्थान के स्थान है ललाओ कितने, तो हमें ध्यान रखना है राजस्थान के स्थान कितने हैं, तो राजस्थान के स्थान है 5 ललाओ। कितने स्थान है? 5, जिनको यहाँ पर रामसर साइट में शामिल कर रखा है। कहाँ शामिल कर रखा है? रामसर साइट में शामिल कर रखा है। क्लियर बात। इधर देखिए हम लोग, तो यहाँ पर याद रखना है हम लोगों को कि आप लोग की जो 5वां है आपकी वो कौन सा है, तो ध्यान रखना सिलिसेट झील। कौन सी? सिलिसेट झील को जरूर याद रखना। सिलिसेट झील है जिसको यहाँ पर शामिल किया गया है अभी, सिलिसेट झील। और सिलिसेट झील को शामिल किया गया है ललाओ कब, तो याद रखना सिलिसेट झील को आपके शामिल किया गया 2025 में। कब? दिसंबर 2025 में। और राजस्थान का तो बनाया ये 5वां स्थान, जबकि पूछे भारत में कौन सी रामसर साइट ये बनाई गई है, तो भारत के अंतर्गत बात करते हैं तो भारत के कौन से नंबर की हो जाएगी? 96वें नंबर की ये रामसर साइट हो जाएगी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखनी है यहाँ से, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना कौन सा? ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसानों पर चवरी कर किसने अधिरोपित किया था? गुरुजी ये प्रश्न आता है ना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको करें। शाबाश, इधर आते हैं हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, तो जल्दी से अपना आंसर आ जाना चाहिए। चलिएगा, आओ इधर बात करें हम लोग आप लोगों से। तो आपके किसानों पर चबरी कर है, ये किसने अधिरोपित किया था? आपके राम ने, हामिद हुसैन ने, पृथ्वी सिंह ने, रामकृष्ण सिंह ने। अब गुरुजी हम 2 को तो काट देंगे, ये तो कट जाएंगे, अब 2 रहेंगे, लेकिन आंसर कैसे करें? है तो इन दोनों में से पक्का। अब आप लोगों के लिए एक जुगाड़ बता रहा हूं जो कभी नहीं भूलोगे। पहली बात तो बात करिए चबरी कर यहां पर कब लगाया गया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा पढ़ा होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1897 में प्रारंभ होता है ललाओ। कब प्रारंभ होता है? तो ध्यान रखना हम लोगों को सारी बातें इसके संदर्भ में, कोई भी बात हमारी गलत नहीं होनी चाहिए ललाओ। गलत हुई तो हमारा काम यहाँ पर खराब हो जाएगा। जब हम लोग किसी चीज को पढ़े तो बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि आप लोग की यहाँ पर सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाए साथ साथ, क्योंकि एक बार ही पढ़ लो, बार बार पढ़ने से क्या ही फायदा है, ठीक है ना। एक बार ढंग से पढ़ो ताकि सारी चीजें आपकी याद होती जाए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के तो याद रखना है आप लोग को कि बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब होता है, तो याद रखना है गुरुजी प्रारंभ हो जाता है कब? 1897 में। कब होता है? 1897 में। यहाँ कब तक ये चला था, तो हमें याद रखना है कि गुरुजी 1941 में ये समाप्त हो गया था। समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था आप लोग के 1941 में। कब हुआ था? 1941 में ये समाप्त हो गया था। यानी कि आप लोगों से पूछेगा इसका नेतृत्वकर्ता कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता तो याद रखना है आप लोगों को कौन सा? साधु सीताराम दास। किसको करना है? साधु सीताराम दास को करना है, साधु सीताराम दास, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे? आपके नेतृत्वकर्ता। साथ ही याद रखिएगा दूसरे चरण की जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरे चरण में आप लोग कौन शामिल हो गए थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को भी जरूर याद रखना है, विजय सिंह पथिक, इनका संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से आ जाता है। याद रखिएगा इनको राजस्थान में हम लोग क्या बोलते हैं, तो राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक इसी को बोलते हैं। क्या बोला जाए? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक जो कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलनों का जो जनक कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है। किसान आंदोलनों का जनक जो बोलते हैं हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक। इधर बात करें यहाँ पर कि सर्वाधिक समय तक चलने वाला कोई किसान आंदोलन है तो वो यही है, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक चलने वाला, समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, समय तक चलने वाला किसान आंदोलन यही है। चलने वाला किसान आंदोलन, चलने वाला किसान आंदोलन यही है लालो, किसान आंदोलन, ठीक। आगे हम लोग देखिए यहाँ पर तो अगली बात करते हैं आप लोगों से, और अगली बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। क्या? अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत लगाया जाता है चबरी कर, और एक आता है आप लोग कौन सा, तो यहाँ पर तलवार बंधाई कर। एक तो बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, आप लोग की चबरी कर की बात कर रहे हैं, चबरी कर, और एक आप लोग क्या आता है तलवार बंधाई कर। कौन सा? तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर, ठीक बात। अब यहां पर देखिए एक तो चबरी कर है, एक आप लोग का तलवार बंधाई कर है, दोनों ही करों की बात कर रहे हैं। अब यहां पर पहली बात तो प्रश्न पूछ लेता है कि शासक के समय लगाया गया और कब लगाया गया। दोनों प्रश्नों के आंसर करने का यहां पर प्रयास करेंगे। चबरी कर है, ये चबरी कर लगाया गया था 1903 में, जबकि बात करें आप लोग का तलवार बंधाई कर है, ये लगाया गया था 1906 में। कब लगाया गया था? 1906 में ये लगाया गया था। दोनों बात क्लियर। अब देखिए यहां पर आप लोग के जो चबरी कर है, किसकी बात करें हम लोग? चबरी कर की बात करें तो चबरी कर लगाया गया था किसके द्वारा, तो याद रखना है आप लोगों को, एक छोटा सा जुगाड़ बता रहा हूं कि कैसे पीटी, ठीक है, कैसे पीटी, बस ये याद रखना है भाई, कैसे पीटी, इससे हम लोगों को कभी गलत नहीं होगा भाई। आपके कैसे पीटी, अब ये याद कर लो भाई
कि आपकी कोई मैडम है और भैया इसको कैसे पीटते हैं, तो बस कैसे पीटी याद करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। कैसे पीटी का कैसे आएगा गुरुजी, तो सी से बना दो चवरी, सी से क्या बना दो चबरी, और के से क्या बना दो ललाओ, तो यहां पर बना दो आप लोग कौन, कृष्ण सिंह। कौन आ जाएगा, कृष्ण सिंह। कभी गलत होगा ही नहीं, डाउट आएगा ही नहीं, कृष्ण सिंह। और पीटी से क्या बनाओगे, पी से बना दो भैया पृथ्वी सिंह, पी से क्या बना दो पृथ्वी सिंह। और यहां पर बात करें आप लोग टी से क्या बना दो तलवार। ठीक है, तो यहां पर कभी गलती आप लोगों से होगी ही नहीं, ये पक्का है, लिखवा के ले लो। तो यहां पर याद रखना चवरीकर आप लोग के कृष्ण सिंह ने, जबकि तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने। अब यहां पर प्रश्न पूछा चवरीकर, और ये चवरीकर है ये कब लगाया गया था, किस शासक के समय लगाया गया था, तो कृष्ण सिंह के समय लगाया गया था 1903 में। कहीं गलती होगी क्या, बताओ जल्दी से। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अन्य साथियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ फिर आते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है। भाई कौन सा आप लोग की औद्योगिक जो क्रांति है इसका राजनीतिक परिणाम है आप लोग के। यहाँ पर बात करें कुटीर उद्योग को नष्ट हो जाए, या फिर औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली, या फिर उत्पादन और वाणिज्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई और आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया। इधर बात करें एक नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ और नैतिक मूल्यों के हाश हुआ और संयुक्त परिवार व्यवस्था बिखर गई। तो राइट आंसर चिपकाना, जल्दी से चिपका दो, शाबाश। चिपला लाओ, प्रश्न का आंसर आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। देखिए यहां पर आप लोग के प्रश्न था, हमारा कौन सा प्रश्न था कि आप लोग की कौन से औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है। तो औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम क्या होता है कि औद्योगिक जो क्रांति है इसके माध्यम से औपनिवेशिक जो प्रतिस्पर्धा है इसको गति मिलती है। क्या मिलती है, गति मिलती है। यानी कि यहाँ पर औपनिवेशिक है जो आप लोग यहाँ पर पैसा लगाने वाले हैं, इनके अंदर प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत गति आप लोग को मिल जाती है। तो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना टकाटक वाला आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऊपरमाल पंचवोड की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, ऊपरमाल पंचवोड। कौन सा माल, ऊपर का माल। और ऊपर का माल का जो गठन किया गया, ये गठन कब किया गया था लालाओ, जल्दी से बता दो। आप लोग की यहां पर किसके द्वारा किया गया, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। आपकी राव कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, राम मिलन लोहिया, ब्रह्मदेव या विजय सिंह पथिक। तो हमें याद रखना है आप लोग की किसकी बात की जाए, ऊपरमाल पंचवोड की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। पूछ लेगा विजय सिंह पथिक ने कब इसका गठन किया था, कब गठन किया था, तो याद रखना यहां पर हम लोग लिख देते हैं ऊपरमाल पंचवोड, ऊपरमाल पंचवोड। ऊपरमाल पंचवोड की हम लोग बात करें, पंचवोड। इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी बात करें हम लोग, इसकी स्थापना जो की गई थी ये कब की गई थी, पूछ लेगा आप लोग। संस्थापक कौन है, इसका सरपंच किसे बनाया गया या अध्यक्ष किसे बनाया गया, तीनों चीजें हम लोग बात करेंगे। अगर संस्थापक कहे तो संस्थापक तो कौन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, यहां पर लिख देंगे संस्थापक, संस्थापक। इधर लिख देंगे कब इसकी यहां पर स्थापना की गई, कब स्थापना हुई है, सीधा स्थापना लिख दो। और इसका अध्यक्ष भी लिख दो, इसका अध्यक्ष। तीनों प्रश्नों के आंसर हम लोगों से आने चाहिए। अब बात करते हैं यहां से आप लोग के इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। कब की गई थी, 1917 में की गई थी। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो विजय सिंह पथिक खुद इसके क्या हो जाएंगे, संस्थापक। विजय सिंह पथिक कौन हो जाएंगे आपके, विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक हो जाएंगे, विजय सिंह पथिक। वही बात करें हम लोग अध्यक्ष कौन होंगे इसके, तो अध्यक्ष ध्यान रखना मुन्ना पटेल, मुन्ना पटेल इसके क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष, मुन्ना पटेल। ठीक है, तो ये सारी बात यहां से हम लोग याद रख लेंगे। अगर बात करें विजय सिंह पथिक की तो इनका मूल नाम जो हुआ करता था, क्या बात करें हम लोग, इसके मूल नाम की बात करें तो इसका जो मूल नाम था, मूल नाम ये क्या था ललाओ, तो मूल नाम याद रखना भूप सिंह गुर्जर। क्या था, भूप सिंह गुर्जर इनका मूल नाम था, भूप सिंह गुर्जर। वही बात करें आप लोगों से तो पूछ लेगा आप लोगों से ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो याद रखना मूल निवासी अगर पूछे तो विजय सिंह पथिक का मूल निवास स्थान अगर पूछता है, कई बार एग्जाम में आया भी है, तो याद रखना इनका मूल निवास स्थान था जो कौन सा था, तो आप लोग की ये आते हैं कहाँ से ललाओ, तो ये आते हैं आप लोग के कहाँ से, बुलंदशहर, यूपी से आते हैं, बुलंदशहर। कौन सा, बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर यूपी से आते हैं आप लोग के कौन, विजय सिंह पथिक। क्लियर है बात, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी टकाटक। 1916 में ये आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन से यहां पर जुड़ गए थे। आगे की बात करें अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आप लोग देखते हो तो किसके शासनकाल में यहां पर हुआ था, चिपका दो जल्दी से, राइट आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए टकाटक वाला, शाबाश, चिपो जल्दी से आंसर।
जब हम लोग बात करते हैं अहमदनगर की, तो अहमदनगर का जो विलय किया गया मुगल साम्राज्य में, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना हम लोगों को, ये आपके हुआ था किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में ये आप लोग का विलय हुआ था भाई। चलिएगा आगे आओ, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध आता है ये किसके लिए आता है? पता होगा, खेजड़ली पेड़ों के लिए यहां पर क्या दे दी गई थी? जान दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? जान आप लोग के। और यही पूछा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है भाई ये बताओ जल्दी से। तो यहां पर बात करें अमृता देवी बिश्नोई की, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? महिला सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध है, ग्रामीण विकास के लिए प्रसिद्ध है, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए है। तो जैसे अमृता देवी का नाम आता है ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में जाता है क्या? यहां पर कौन सा गाँव? खेजड़ली गाँव, सॉरी भाई, खेजड़ली गांव जो है आप लोग का, ये पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंतर्गत। और यही इन पर खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए यहां पर अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 363 लोगों के साथ क्या देती थी लालाओ? जान दे दी थी। 363 यहां पर आदमियों के साथ क्या दे दी थी भैया? यहां पर जान दे दी थी। आदमियों के साथ यहां पर क्या कर दिया था? जान यहां पर दे दी थी। आदमियों के साथ क्या कर दिया था लालाओ? तो याद रखना, जान यहां पर दे दी थी। आदमियों के साथ जान यहां पर दे दी थी। बात क्लियर हो गई होगी। आगे की बात करें हम लोग यहां पर, तो आप लोग की अमृता देवी बिश्नोई की जब हम लोग बात करते हैं, इनका संबंध आता है खेजड़ली गांव। कौन सा? खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव की बात करें तो ये पड़ता है आप लोग के कहां पर? जोधपुर के अंदर भाई। कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर हम लोगों से पूछ ले कि राष्ट्रीय वन जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ। यहां पर मैं पूछूं आप लोगों से, राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है, किसकी बात करें हम लोग? यहां पर बात करें राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? हो सकता है आप लोगों से प्रश्न पूछ ले यहां पर कि आप लोग के यहां पर जो आदेश दिया गया था इन पेड़ों को काटने का, खेजड़ी के वृक्षों को काटने का जो आदेश दिया गया, खेजड़ी के वृक्षों को, खेजड़ी के वृक्षों को, खेजड़ी के वृक्षों को काटने का जो आदेश दिया गया, वृक्षों को काटने का जो आदेश दिया गया, काटने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? वृक्षों को काटने का जो आदेश दिया गया था, काटने का आदेश, काटने का आदेश है, आदेश किस शासक के द्वारा दिया गया? किस शासक के द्वारा दिया गया? शासक द्वारा दिया गया, दिया गया। तो जल्दी से बता दो अपना राइट आंसर कि शासक कौन हुआ करता था, वो यही आप लोग को आंसर बताना है। और दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोग की कमेंट बॉक्स में जरूर यहां पर आ जाने चाहिए। तब तक बात करें हम लोग अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा कि तेजाजी का जो जन्म है वो किस जिले में लाला यहां पर हुआ था? तेजाजी के जन्म की ये बात कर रहा है। चिप दो, तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? चिपका दो जल्दी से आंसर की। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? जैसा प्रश्न वैसा आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए। शाबाश, चलिए आंसर आ गया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं तेजाजी के जन्म की, तो गुरुजी तेजाजी का जन्म आप लोग के नागौर के अंदर होता है। कहां पर होता है? नागौर के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। पहले बात कर ले पिछले प्रश्नों की। अगर बात करते हैं हम लोग यहां पर आप लोग किसकी? शहीद वन सॉरी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो मनाया जाता है आप लोग के, ये मनाया जाता है कब लालाओ? तो 11 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को। ठीक वही पूछे, खेजड़ी के वृक्षों को काटने का जो आदेश है वो किस शासक के द्वारा दिया गया था? तो उस समय वहां का जो शासक हुआ करता था वो अभय सिंह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? अभय सिंह। अभय सिंह के द्वारा यह आदेश दिया गया था। अभय सिंह के द्वारा, अभय सिंह के आदेश पर, कि आदेश पर वृक्षों को यहां पर काटा गया था, आदेश पर। ठीक है। इधर बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर आप लोग के कि तेजाजी की बात करते हैं, तो तेजाजी के पिताजी का नाम क्या था भैया? तो इनके पिताजी थे ताहर जी। पिताजी कौन थे इनके? ताहर जी थे, ताहर जी। ठीक है। वहीं हम लोग बात करें यहां पर इनकी माताजी कौन थी? अरे माताजी कौन थी लालाओ? तो माताजी थी कौन आप लोग की? यहां पर राम कंवरी। कौन सी कंवरी? राम कंवरी इनकी माताजी थी। अगर इनकी पत्नी का नाम पूछ ले तो भैया पत्नी नहीं बड़ी मम्मी बोला करो। क्या बोला करो? बड़ी मम्मी। पैमल दे। क्या कह रहे हो गुरुजी? बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी थोड़ी थी पैमल दे, बड़े पैमल दे तो पत्नी थी। अरे भाई पत्नी को ही बड़ी मम्मी कहते हैं, वो कैसे? तो आपको पता होगा ना, आप जब तक शादी वादी नहीं करते तो किसकी बातों को मानते हो? मम्मी की बात है। सबसे ज्यादा प्यार किसको? मम्मी से। और जैसे भाई साहब, हाँ, बीबी साहब आई और उसके बाद वो प्यार कहां चला जाता है? उधर चला जाता है। तो उस समय बड़ी मम्मी कौन हुई? बड़ी मम्मी वही तो हुई। तो याद रखना बड़ी मम्मी किसको कहेंगे हम लोग? पत्नी को कहेंगे। तो याद रखना बड़ी मम्मी कौन थी? पैमल दे थी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? नागौर अपना करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ अगले प्रश्न की बात करते हैं।
चलो बताओ, तेजा जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो तेजा जी के यहाँ पर घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी बता दो जल्दी से कि घोड़ी कौन सी थी। तो याद रखना, इनकी घोड़ी का नाम था लीलण। क्या नाम था? लीलण, ध्यान रखना। चलो आओ अगले प्रश्न पे बात करते हैं। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताओ जिसने की गीत केसर या वालम आओ नी पधारो हमारे देश को अमृत प्रदान किया था। इस आपकी मांड गायिका का नाम आप लोगों को चेप देना है। बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर चिपकाओ ना आंसर, देर किस बात की है। चिपका दो। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर आप लोग की सुप्रसिद्ध मांड गायिका आप लोग की किसकी, जिसने यहां पर गीत लिखा कौन सा? केसरिया बालम आओ नी मारे पधारो मारे देश। ऐसा जो गीत लिखने वाली थी वो थी कौन आप लोग की? अल्लाह जिलाई बाई। कौन थी? अल्लाह जिलाई बाई। कई बार प्रश्न आता है कि अल्लाह जिलाई बाई का जो संबंध आता है, इनका संबंध कहां से आता है ललाओ? इनका संबंध कहां से आता है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध आता है बीकानेर से। कहां से आता है? बीकानेर से आता है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध। तो ये भी बात आप लोग यहां से चेप लेंगे। आओ अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आप लोग का कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा हुआ करता था ये कौन था भैया आप लोग का? लुई 16वां था, या फिर बात करें लुई 18वां, या लुई 19वां, या लुई 20वां? चलो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। हम तो हमारे भारत की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले। राजस्थान में भी 1857 की क्रांति हुई है। 1857 की क्रांति हुई तो आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेगा यहां पर कि 1800 क्रांति के समय यहां भारत का एजीजी कौन था? भारत का एजीजी। अरे भैया तुम्हारी जीजी की बात नहीं कर रहा, भारत का एजीजी की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान का लो, राजस्थान का एजीजी, भारत का नहीं, राजस्थान का एजीजी। तुम्हारी जीजी की बात नहीं कर रहा, राजस्थान का एजीजी कौन था ये बताना है। वही बताना है कि राजस्थान की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो एजीजी का नाम बता दो। एक पूछ ले आप लोगों से राजस्थान का, यहां पर आप लोग की बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत तो नहीं, भारत के अंतर्गत यहां पर गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल। इसकी बात तो आपके पीए आ जाएंगे फिर, है ना। राजस्थान में अलग अलग जगह पीए बना रखे थे हम लोगों ने। इधर बात करें तो यहां पर ध्यान रखना है हम लोगों को किस प्रकार से गलती ना हो। तो याद रखिएगा आप लोग की 1857 की क्रांति के समय आपका एजीजी जो हुआ करता था वो हुआ करता था सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन हुआ करता था? सर पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस यहां पर एजीजी हुआ करता था हमारे राजस्थान का। वही बात करें आप लोगों से कि भारत का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो लॉर्ड केनिंग हुआ करता था। लॉर्ड केनिंग, दोनों नाम हम लोग यहां पर याद रखेंगे। अब आपके लिए प्रश्न है कि यहां पर जयपुर का जो पीए हुआ करता था, जयपुर का पीए कौन था 1857 की क्रांति के समय? जयपुर का पीए बता दो जल्दी से। जयपुर का पीए कौन था भाई? जयपुर का पीए। अब इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न की बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का जो राजा हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? तो लुई 19वां हुआ करता था। कौन सा? लुई 19वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी टकाटक आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है ये धर्मोपदेश कहां पर दिया था? भाई आपकी गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं और गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था ये कहां पर दिया था? आपकी गया में दिया था, कपिल वस्तु में दिया था, बोध गया में दिया था, या सारनाथ में दिया था? कहां पर इन्होंने दिया था? तो अच्छे से याद होगा कि आप लोग के यहां पर किसने, आपके गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था ये सारनाथ के अंदर दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ। इनके पिताजी का नाम पूछ ले तो क्या करोगे? शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था, जबकि माया देवी इनकी क्या हुआ करती थी? माता जी हुआ करती थी। ध्यान रखना। तो इनके बेटे का नाम क्या था? तो वो भी ध्यान रखना, राहुल इनका बेटे का नाम था। याद रखिएगा यहां पर अगर पूछ ले कि आप लोग की गौतम बुद्ध जी है तो गौतम बुद्ध की पिताजी का नाम क्या था? क्या पूछ लेगा? पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम जरूर याद रखना। तो यहां पर याद रखना शुद्धोधन था। कौन था? शुद्धोधन इनके पिताजी थे भाई। माता जी की बात करें तो माता जी का नाम क्या था ललाओ? तो माता जी का नाम था इनकी माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। माया देवी इनके यहाँ पर क्या था भैया? मम्मी जी थी। अगर इनके बच्चे की बात करें यानी कि पुत्र की बात करें तो पुत्र हुआ करता था कौन? राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। ठीक है। अगर इनकी जन्म की बात करें कि जन्म कहां पर हुआ तो जन्म ध्यान रखना लुम्बिनी ग्राम। जन्म कहां पर हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम। और ये लुम्बिनी गांव है ये कहां पर पड़ता था? तो लुम्बिनी गांव पड़ता था आप लोग के कहां पर? नेपाल के अंदर। कहां पर? नेपाल के अंतर्गत। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोग को याद हो जानी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अपना टकाटक होगा भाई। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि प्रथम चरण में कौन सा यहां पर जिला है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कौन सा हिस्सा नहीं था पहले चरण के अंतर्गत?
तो यहाँ पर कौन कौन से थे ये जल्दी से बता देना है। अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग के यहाँ पर हनुमानगढ़ था, बिल्कुल था गुरुजी। 3 जिले आते हैं आप लोग का, यहाँ पर गंगानगर है ये भी था, बीकानेर है ये भी था, लेकिन कौन नहीं था गुरुजी? तो जोधपुर आप लोग का नहीं था भाई, जोधपुर इसके अंदर शामिल नहीं होगा। आपसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी इसके हिस्सेदार कौन कौन थे और कौन नहीं था। तो 3 जिले आते हैं आप लोग के हिस्सेदारों में, एक आता है हनुमानगढ़, एक आता है आप लोग का गंगानगर और एक आ जाता है आप लोग का बीकानेर। जोधपुर इसको शामिल नहीं किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस परियोजना की बात करें, किस परियोजना की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें हम लोग, तो याद रखना है ये राजीव गांधी, इसको राजीव गांधी बना दिया गया था, राजीव गांधी नहर परियोजना। राजीव गांधी की बात करें तो यहाँ पर याद रखना 2 नवंबर शाबाश। पहले यहाँ पर आप लोग की क्या हुआ करती थी? राजस्थान नहर। पहले यहाँ पर हम बात करें तो पहले यहाँ पर हुआ करती थी राजस्थान नहर, राजस्थान नहर बात करें, और राजस्थान नहर राजीव गांधी जो परियोजना है इसके नाम से चलती थी। और इधर बात करें तो इसकी जो परियोजना है वो स्टार्ट कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984 को। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ लालाओ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाई बोश की प्रथा आरंभ की थी भैया? यानी कि शाही दरबार के अंदर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग की सिजदा की और पाई बोश की जो यहाँ पर प्रथा आरंभ की थी, ये किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो याद रखिएगा आपके बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा इसको यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, सी सॉरी करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा सर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर बात करें रजिया सुल्तान, तो पहली सुल्तान बनने वाली महिला थी कौन? आपकी रजिया सुल्तान, ये भी ध्यान रखना। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कि सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला है जो गंभीरी और बेलच जो नदी है इनके तट पर यहां पर बना हुआ है? जल्दी से बता दो कौन सा है। आपकी कहां की बात कर रहा है? गंभीरी और बेलच नदी की बात कर रहे हैं। इनके तट पर बना हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा है यहां पर? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आप लोग कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। याद होगा अगर पूछा जाए चित्तौड़गढ़ किले से तो यहां पर आप लोग की बात की जाती है आपकी किसकी? तो आपके प्रथम शाखा। प्रथम शाखा तो कहां पर होता है आप लोग के? तो याद रखिएगा चित्तौड़ के प्रथम शाखा की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा। और चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ ललाओ, ये प्रथम शाखा हुआ था कब? तो याद रखना है 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। ध्यान रखना ये 1303 ईस्वी में जो हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो ये याद रखना राजस्थान का दूसरा शाखा है। राजस्थान का दूसरा शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा। ठीक है, राजस्थान का दूसरा शाखा। ठीक है, इधर बात करते तो ये राजस्थान का तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा, जबकि चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा पहला शाखा। याद होगा यही दुर्ग है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। क्या भी कहते हैं इसको? राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। ठीक है, प्रथम लिविंग फोर्ट जो कहते हैं, फोर्ट, लिविंग फोर्ट, वो इसी को कहते हैं, लिविंग फोर्ट हम लोग इसी को कहते हैं। इधर बात करें तो यहां पर और भी चीज याद रखनी है। और क्या याद रखनी है? तो याद होगा फोर्ट भाई। अगर इधर बात करें तो यहीं पर आप लोग का है विजय स्तंभ। क्या भी है? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, वो भी इसी में है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। कई बार आप लोग की एग्जाम में पूछा गया है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कि विजय स्तंभ है वो यहां पर कितने मंजिला है? तो विजय स्तंभ है आप लोग की 9 मंजिला। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। हो सकता है वो विजय स्तंभ ना पूछे और वो पूछ ले आप लोगों से कीर्ति स्तंभ, तो याद रखिएगा 7 मंजिला है आप लोग का कीर्ति स्तंभ। ठीक है, कितने मंजिला है? 7 मंजिला। तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे आप लोग यहां से इस प्रश्न से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आनंद मठ की बात कर रहे हैं कि आनंद मठ उपन्यास है, इसके लेखक कौन है ललाओ? आनंद मठ के उपन्यास के लेखक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा आनंद मठ के जो यहाँ पर लेखक हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लोकमान्य तिलक तो को जो जानते होंगे आप लोग, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक वो हैं जिन्होंने यहाँ पर संविधान की सर्वप्रथम मांग उठाई थी। संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति यही है। संविधान की जो सर्वप्रथम मांग की है, सर्वप्रथम मांग इन्हीं के द्वारा की गई है। सर्वप्रथम मांग इन्हीं के द्वारा की गई है। कब की गई है लालाओ? तो याद रखिएगा इन्होंने सर्वप्रथम जो मांग की है आप लोग की, ये की है 1895 में। और यहाँ पर किसके माध्यम से? तो याद रखिएगा स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने मांग की थी। आपको पता होगा यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं आप लोग के यहाँ पर किसकी, तो आप लोग के बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने एक विधेयक रखा था, इसी विधेयक में संविधान की भी मांग की और मौलिक अधिकारों की भी मांग की थी। तो दोनों में ही सबसे पहले नाम आता है किसका? बाल गंगाधर तिलक का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य, किसकी बात कर रहा है भाई? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास
एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसकी यानी रिको की बात कर रहा है, इसने निम्नलिखित में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो कौन से जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो हमें याद रखना है कोटा शहर के अंदर। कहां पर? कोटा जिले के अंतर्गत यहां पर क्या किया है? एग्रो फूड पार्क विकसित किया है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका कोटा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कोटा राइट आंसर होगा। अगर पढ़ा हो आप लोगों ने तो कोटा के अंदर पड़ता है कैथोन। क्या पड़ता है? कैथोन। और कैथोन के अंदर देखा होगा राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र विभीषण का मंदिर, एकमात्र अगर पूछे आप लोगों से विभीषण का मंदिर, एकमात्र विभीषण का मंदिर, विभीषण, और विभीषण का जो मंदिर है, विभीषण का मंदिर, ये कैथून कोटा के अंदर ही है भाई। कहां पर है? कैथून कोटा के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ललाओ। चले आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि लंदन के अंतर्गत, कहां की बात करें? लंदन की बात करें। और लंदन में जो इंडिया हाउस है, कौन सा हाउस? इंडिया हाउस। और इस इंडिया हाउस के जो संस्थापक है वो कौन है भाई? आपके लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं वो कौन है आप लोग के? आपके मदन लाल धिंगरा जी हैं, बालकृष्ण हरि चौपेकर जी हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी हैं, या फिर हम लोग बात करें आप लोग के बी.डी. सावरकर हैं। तो याद रखिएगा इंडिया हाउस के जो संस्थापक हैं वो आप लोग के कौन? बी.डी. सावरकर जी हैं। कौन है? बी.डी. सावरकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। लाला सॉरी श्याम जी होंगे भाई इसमें, बी.डी. सावरकर नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी हो जाएंगे लालाओ। अगर बात करें यहां पर इंडिया हाउस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया हाउस के तो कौन होंगे आप लोग के? श्याम जी कृष्ण वर्मा होंगे। कौन होंगे? श्याम जी कृष्ण वर्मा यहां पर हो जाएंगे लालाओ। माफ करना, सही राइट आंसर क्या होगा आपका? श्याम जी वर्मा होगा। चले आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज भी यह गला बहुत खराब हो रखा है, चलिए माफ कीजिएगा। आओ अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है भाई? आपके भारत की बात कर रहा है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा, और राजस्थान के पश्चिमी तट की बात कर रहा है, यानी कि ये पूरब और ये पश्चिम। तो यहां की बात कर रहा है कि पश्चिमी तट पर कौन सा आप लोग का बंदरगाह है? तो कोरिन बात करते हैं तो कहां पर चल जाएगा? तमिलनाडु, यानी कि आप लोग की कहां पर? दक्षिणी तरफ चल जाएगा, ये तो होगा नहीं आप लोग का। यहां पर बात करें पारादीप, ये भी मैंने आपको बताया था उत्तर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा? हमारा कोच्चि बंदरगाह। भाई ये तो हम लोग देख लिया ना, पारादीप मैंने बताया आप लोग को कहां पर पड़ता है? उत्तर के अंदर पड़ता है। आपका तुतकुरिन कहां पड़ेगा? दक्षिण की तरफ पड़ेगा। तो बच्चा कौन सा आप लोगों का? कोच्चि। और कोच्चि यहां पर आप लोग ये पड़ेगा कौन सी दिशा में? पश्चिमी तट पर मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा भाई। चले आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? तो यहां पर जल्दी से बता दो कि यहां पर कौन है जो आपकी सीमा साझा नहीं करता बांग्लादेश के साथ? देख लो जल्दी से। क्या असम नहीं करता गुरुजी? असम तो यहां पर करता है, मणिपुर नहीं करता, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है। जी हां बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर बात करें बांग्लादेश के साथ राजस्थान के 5 जिले हैं। कितने हैं? राजस्थान के नहीं, भारत के 5 राज्य हैं जो यहां पर इसकी सीमा रेखा को साझा करते हैं। कौन कौन से ललाओ? जल्दी से बता दो, शाबाश। तो यहां पर 5 राज्य कौन कौन से आप लोग का? पहला आ जाएगा कौन सा? असम। पहला कौन सा आ जाएगा आपका? असम। असम के बाद दूसरा लिख दे हम लोग यहीं से आप लोग का त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हम लोग बात करें तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? मेघालय। कौन सा हो जाएगा? मेघालय। मेघालय के बाद आप लोग का बचता है कौन सा? पश्चिम बंगाल। एक तो कौन सा आप लोग का? पश्चिम बंगाल। भाई यहां पर बंगाल की बात करें तो ये तो आएगा ही आएगा ना, पश्चिम बंगाल आप लोग का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलावा हम लोग बात करें तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा ललाओ? तो याद रखना आप लोग का मिजोरम दे ही दिया, आप लोग का मिजोरम नहीं दिया भाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 आप लोग के जिले हैं जो आप लोग के 5 आपके स्टेट है जो आपके किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न की कौन सा संविधान संशोधन है, अधिनियम है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? भाई दल विरोधी जो कानून है उससे संबंधित कौन सा यहां पर आप लोग का संविधान संशोधन है? तो आप लोग के दल बदल की जब बात करते हैं तो दल बदल जो मिलता है आप लोग को अनुसूची नंबर कौन सी में मिलता है? दल 10वीं में। दल बदल है दै से दल और दै से दश। तो याद रखिएगा दल बदल जो आप लोग की आपकी अनुसूची है ये कौन सी है? तो अनुसूची हम लोगों ने कौन सी शामिल की थी? तो अनुसूची शामिल की थी हम लोगों ने ललाओ कौन सी? 10वीं। कौन सी अनुसूची बनाई थी? 10वीं। और ये 10वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कब किया था हम लोगों ने? तो याद रखिएगा ये हम लोगों ने किया था आपके कब? आपके 1985 में। कब किया था? 1985 में। यानी कि दल बदल कानून जो जोड़ा था हम लोगों ने 1985 में जोड़ा था। ठीक बात, ये बात आप लोग जरूर यहां पर याद रखेंगे।
अगर देखिए इसमें हम लोगों ने दोबारा से भी संशोधन किया है, 91वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, तब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसमें क्या किया था, चेंजेस किया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 42वां बिल्कुल नहीं गुरुजी, 44वां भी नहीं होगा, 52वां हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोग 42वें संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा आपकी प्रस्तावना में चेंजेस किया गया था, किसमें, प्रस्तावना में यहाँ पर संशोधन किया है। साथ ही हम लोग देखते हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इनकी भी बात आप लोग को यहाँ से याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है चीजें। आगे चले, अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ लालाओ। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, प्रश्न आप लोग को देखिएगा, जल्दी से आंसर चिप दीजिएगा कि राइट आंसर आप लोग का क्या है। और मॉरिशस जो द्वीप है आप लोग का, ये कहां पर स्थित है आप लोग का, मॉरिशस द्वीप कौन सी जगह पर आता है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में आता है आपका मॉरिशस द्वीप। कहां पर आता है, हिंद महासागर के अंतर्गत। चले अगले प्रश्न की तरफ, ये हो ही गया हमारा। इसकी बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या था, तो राजस्थान की शुष्क भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लालाओ। ये कह रहा है कि राजस्थान की शुष्क भूमि है, इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो यहां पर सही दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को। यहां पर हम लोग बात करें, शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग का हो जाता है। अगर बात करें शुष्क मृदा है तो सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय हो जाती है। या फिर बात करें इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस जो पर्वत है ये हो जाता है। या फिर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगला देख रखा है आप लोग कौन सा, यहाँ पर देखो जल्दी से, इसमें दे रखा है कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। या फिर ये मृदा अनुर्वर है क्योंकि इसके अंतर्गत ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात है जो आप लोग को गलत दिखाई दे रही है भाई, ये आप लोग को बतानी है। देखो तो ललाओ, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो देखो शुष्क मृदा का जो रंग है वो लाल से भूरे रंग तक होता है, बात परफेक्ट है। अगर बात करें शुष्क मृदा की भाई, अगर शुष्क मृदा की बात की जाए तो सामान्य संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है, ये भी बात टकाटक है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, ये बात गलत है। नाइट्रोजन की तो ललाओ क्या होती है, कमी होती है। तो गलत यहां पर कौन सी बात हो जाएगी, यही बात आप लोग की गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन सी यहां पर टकाटक हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे आओ, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताओ, इसके अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करो। यहां पर गोदावरी, कावेरी, चंबल या फिर आप लोग की नर्मदा, यानी कि हम लोग को जो सेट करनी है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ सेट करनी है भाई। ये तो हो गया आप लोग का पूरब, कौन सा हो गया पूरब, ये हो गया आप लोग का पश्चिम, ये कौन सा हो गया पश्चिम, ठीक है। ये आप लोग क्या हो गया उत्तर, ये कौन सा हो गया ललाओ, ये उत्तर हो गया। और ये हो गया आप लोग का दक्षिण भैया, क्या हो गया दक्षिण, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सी आ रही है, तो उत्तर से दक्षिण पहले तो कौन सी आ जाएगी आपकी, इनमें से चंबल नदी, कौन सी आ जाएगी ललाओ, चंबल नदी यहां पर आ जाएगी। सबसे पहले तो कौन सी नजर आएगी आपको, चंबल आएगी भाई, कौन सी आ जाएगी, चंबल ललाओ, चंबल। इसके बाद चंबल के बाद हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को दिखाई देगी कौन सी, नर्मदा, कौन सी आएगी, नर्मदा आएगी आप लोगों के उत्तर से दक्षिण की ओर। नर्मदा के बाद हम लोग बात करें तो आप लोगों को दिखाई देगी कौन सी, गोदावरी, और गोदावरी के बाद आप लोगों को दिखाई देगी कावेरी, कौन सी, कावेरी। ये इस प्रकार से आप लोगों का क्रम यहां पर इनका रहेगा। आप देखते हैं चंबल, चंबल यानी कि तीन, तीन सबसे पहले आएगा, इसमें भी है, इसमें भी, चारों में ही है भैया ये तो। यहां पर इसके बाद आएगा नर्मदा यानी कि डी आएगा, डी गलत, गलत, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि अणुव्रत जो आंदोलन है, कौन सा, अणुव्रत आंदोलन, इसके प्रणेता कौन है भाई, जल्दी से बता दो। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन है आप लोग के, यहां पर आपके केशव चंद्र सेन जी हैं, आपके दयानंद सरस्वती जी हैं, या विवेकानंद जी है, या आचार्य तुलसी है। अणुव्रत का नाम आते ही याद आता है आप लोगों को क्या, आचार्य तुलसी जी। कौन आते हैं, आचार्य तुलसी। अगर बात करते हैं हम लोग आचार्य तुलसी जी के बाद आप लोग किसकी, यहां पर दयानंद सरस्वती जी की। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, यहां पर बात की जाए परोपकारिणी सभा की, किसकी बात की जाए, परोपकारिणी सभा की बात की जाए, परोपकारिणी सभा। और परोपकारिणी सभा की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी क्या करें हम लोग, स्थापना जो की गई थी वो की गई थी कब आप लोग के, 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1883 में। अगर यही पूछे कि इस परोपकारिणी जो सभा है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, भाई इसके संस्थापक तो कौन हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती, लेकिन जो अध्यक्ष बनाया गया था ये किसको बनाया गया था, तो सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, सज्जन सिंह को, किसको बनाया गया था, सज्जन सिंह को बनाया गया था, सज्जन सिंह को। ये बात यहां से आप लोग के दिमाग में छप जानी चाहिए ललाओ। बात क्लियर है, आगे की बात करेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है वेदिका, किसकी बात करें, वेदिका की बात करें, अमालक की बात करें, शिखर की बात करें, ये किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित है बताओ जल्दी से,
संबंधित है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी मंदिर है भैया। देखा होगा शिखर वहीं पर होता है, वेदिका वहीं, अमालक वहीं होती है, तो इनका संबंध जो आता है वो आपके मंदिर से आता है। किससे आता है? मंदिर से। अगली बात करें, अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए दो कथन है आप लोग के, और कथनों को देखना है और अपना आंसर कर देना है। ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। जॉन साइमन, इधर देखिए हम लोग आयोग में 7 सदस्य थे, परंतु उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अब देखते हैं ये क्या बला है भाई। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों ने क्या देखा होगा कि यहां पर एक 1919 का अधिनियम आया था। 1919 का क्या आया था? अधिनियम आया था। और ये जो अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो इसकी यहां पर क्या करने के लिए? समीक्षा करने के लिए हम लोगों ने पहले लिख दिया इस अधिनियम में कि आगे आने वाले 10 वर्षों के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, वो और इसकी क्या करेगा? यहां पर समीक्षा करेगा। और इसी की समीक्षा करने के लिए 1927 में गठित किया गया क्या भैया? साइमन कमीशन। 1927 में गठन किया किसका? साइमन कमीशन का गठन किया, साइमन कमीशन। ठीक बात। अब यहां पर यह आंसर मिल गया होगा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया। अब साइमन कमीशन का गठन किया गया तो यहां पर किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखना वर्किंग हेड हमारा यहां पर भारत सचिव हुआ करता था। कौन हुआ करता था? भारत सचिव, वर्किंग हेड। और वर्किंग हेड की अध्यक्षता में ही इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, वर्किंग हेड की अध्यक्षता में। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, स्थापना जो हुई है, स्थापना वो यहां पर याद रखिएगा वर्किंग हेड की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? वर्किंग हेड की अध्यक्षता में, वर्किंग हेड की अध्यक्षता में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है गुरुजी। इसके बाद हम लोग देखें तो इसके अंदर सदस्य कितने थे? तो यार ना सदस्य संख्या थी 7। कितनी थी? 7 सदस्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे, 7 सदस्य। साइमन कमीशन सहित कितने थे भैया? जॉन साइमन इसका अध्यक्ष हुआ करता था, तो 7 सदस्य इसमें क्या किए हम लोगों ने? शामिल किए। 7 कितने थे? सदस्य इसमें शामिल थे। 7 में ही शामिल था आप लोग कौन? जॉन साइमन भी, जो इस कमीशन का अध्यक्ष हुआ करता था, तभी जाकर इसका नाम भी जॉन साइमन रख दिया गया। इधर देखिए हम लोग तो यहां पर ये 7 जो सदस्य थे, ये सातों के सातों ही अंग्रेज थे। क्या थे ये? सातों के सातों ही अंग्रेज थे। याद रखना, ये सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। और अंग्रेज कैसे होते हैं भैया? भूरे होते हैं, लाल चट्ट होते हैं ना। इसलिए यहां पर इस कमीशन को क्या भी कह दिया गया? व्हाइट कमीशन भी कह दिया गया। क्या भी बोल दिया इसको? व्हाइट कमीशन भी कह दिया। क्या भी बोला इसको? व्हाइट कमीशन भी इसको हम लोग कह देते हैं भाई। ठीक है, इस कारण से ही बात क्लियर। इस कारण इसके अंदर सभी अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी ये 1928 में टपक गया, हमारे यहां पर टपक गया। और टपकने के बाद यहां पर समीक्षा की और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। कब दी? यानी कि इसने रिपोर्ट जो दी थी 1930 में दी थी। रिपोर्ट जो दी थी वो कब दी थी? 1930 में इसने रिपोर्ट दी थी। और रिपोर्टों पर ही चर्चा करने के लिए आपकी गोलमेज सम्मेलनों का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? और यहां पर पहली बात सही है क्या ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया? बिल्कुल ठीक है। यानी कि अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था। यहां पर बात करें स्थापना करने वाला कौन था? भारत सचिव था उस समय, वर्किंग हेड। ये यहां पर आप लोगों का क्या हुआ करता था? सदस्य हुआ, वर्किंग हेड है, ये क्या हुआ करता था भाई साहब? याद है ना, कहीं इसके चक्कर में गलत कर दो, ये भारत सचिव था। लाओ, ये क्या था? भारत सचिव। भारत सचिव, इसको जिम्मेदारी दी गई थी इसकी गठन करने की। ठीक, तो भारत सचिव यहां पर आपके वर्किंग हेड, जिसने इसका क्या किया? गठन किया था। इधर कह रहा है कि आयोग में 7 सदस्य थे, परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। बिल्कुल बात सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे आप लोग के? सही हो जाएंगे। क्लियर बात। तो एक एक बात को यहां पर बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आगे आओ। सन 2023 के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, ये किसका चयन हुआ है? तो याद रखिएगा 2023 में वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया है 5 साल के लिए, यानी कि 2027 तक। 23 और 4 कितना होता है भैया? 27, 28 तक लगभग यही रहेगा। तो आपकी एग्जाम तक यही रहना है, अच्छे से ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है ये कौन है, तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष आप लोग कौन ललाओ? अजय बंगा है। कौन है ललाओ? अजय बंगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं पूछूं कि वर्ल्ड बैंक जो है, ये वर्ल्ड बैंक कहां पर है भाई? इसका मुख्यालय कहां पर है ललाओ? क्या पूछ ले? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी बोले तो आपका अमेरिका, वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत है भैया, वाशिंगटन डीसी कर देना यहां पर। ठीक है, यहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1945 में। कब हुई थी? याद रखना 1945 में इसकी स्थापना होती है। क्या पूछ ले आप लोग के कि इसकी स्थापना जो की गई थी, स्थापना, ये स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1945 में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तीनों प्रश्न यहां पर आपको याद रखने हैं कि आपके पूछे कि वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो याद रखना है अजय बंगा है। इधर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यहां पर किसकी? वर्ल्ड बैंक की।
तो यार ना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका। अमेरिका में भी देखिए तो कहां पर? वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत। क्लियर? आगे बढ़ो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित तावा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण तक दिशा की ओर व्यवस्थित करना। भैया अब लोग तावा खदानों को भी यहां पर उत्तर से दक्षिण तक बताओ। ये लो, ये उत्तर दक्षिण का क्या चक्कर है आपकी बार? भाई उत्तर से दक्षिण तक की बात कर रहा है। बताएंगे भाई, आप कहोगे तो बताना ही पड़ेगा, आप क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो तो आ जाओ, यहां पर बात करें। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग कौन सी देगी उत्तर में? आपका भीलवाड़ा देगा, उदयपुर, अलवर या फिर आपका खेतड़ी। उत्तर की साइड बात करें तो सबसे पहले खेतड़ी आ जाएगा अपना। कौन सा आएगा? खेतड़ी झुंझुनू। कौन सा आएगा भैया? खेतड़ी झुंझुनू आ जाएगा आप लोग का, खेतड़ी झुंझुनू। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, झुंझुनू के बाद हम लोग बात करें तो यहां पर कौन सा दिखाई देगा? भीलवाड़ा। ये तो आएगा नहीं, इधर चला जाएगा। आपका उदयपुर भी नहीं आएगा, पहले आएगा आप लोग का अलवर। कौन सा है? अलवर। इधर से आते जाओ। अलवर की बात करें तो अलवर के बाद आप लोगों को दिखाई देगा कौन सा ललाओ? आप लोगों को दिखाई देगा भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के उधर जाओगे तो फिर आप लोगों को कौन दिखाई देगा? उदयपुर। ठीक है, यहां पर उदयपुर दिखाई देगा। तो ये आप लोग का इनका क्रम रहेगा। खिचड़ी की बात करें डी सबसे पहले, डी इसमें भी है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये बच रहा है। दूसरे पे आप लोग का अलवर यानी कि सी आएगा, सी ये गलत हो गया। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ललाओ? ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर? चले हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है आप लोग का कि हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृतिक मिलती है? भैया करेबा जो भू आकृतिक है वो हमारे यहाँ पर कौन से भाग में मिलती है? पूर्वी हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, उत्तरी पूर्वी हिमालय में या हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में? देखिएगा, आप लोगों ने ये पूरा पेपर देखा होगा, जीके के 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखे होंगे। सिलेबस में इंडिया जीके नहीं है, पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी के प्रश्न है। ठीक है, आपके इंडियन हिस्ट्री नहीं है, इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न है। यानी कि एग्जामिनर ने कितनी बड़ी यहाँ पर गलती की है विद्यार्थियों के साथ, कितना बड़ा धोखा किया है विद्यार्थियों के साथ। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेबस में दे दो ना, ताकि विद्यार्थी पढ़ तो ले। अब विद्यार्थी क्या है, जब सिलेबस में होता नहीं तो वो उठा के देखेगा ही क्यों उस चीज को? विद्यार्थी देखेगा ही नहीं, और देखेगा नहीं और आप प्रश्न वहां से डाल रहे हो तो भैया ऑब्जेक्शन तो आएगा ना कि तो गलत बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं बेचारे विद्यार्थियों के साथ। यहाँ पर आप लोग के बहुत सारे प्रश्न थे जो यहाँ पर आप लोग के आउट ऑफ सिलेबस दिए गए थे एग्जाम के अंतर्गत। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कहूंगा आपके बोर्ड से कि अब की बार हमारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि आपके लगभग बात करें तो 50 क्वेश्चंस में से 15 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस यहां पर दिए गए थे। आपकी इंडियन हिस्ट्री नहीं है, आपकी इंडियन पॉलिटी नहीं है, फिर भी प्रश्न दिए गए। लेकिन बात यह रही कि सामान्य स्तर था इन प्रश्नों का। बस ये जरूर बात हम लोग कहेंगे कि जनरल नॉलेज की जो चीजें थे वही थी। लेकिन क्या है कि हमारा विद्यार्थी बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें सब चीजों की रखनी चाहिए, चाहे यहां पर आपके एग्जाम में वो चीज आ रही है या नहीं आ रही। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, ये साबित हो गई इस पेपर को देखकर। तो यहां पर इस प्रश्न का आखिरी जवाब और कर दीजिएगा। जब हम लोग बात करते हैं आप लोग की कि किस भूभाग सॉरी कौन सा भाग है जिसको करेबा भू आकृति मिलती है, तो आपका कश्मीर जो हिमालय इसके अंतर्गत मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग के 50 प्रश्न में से कितने सही है, और आगे 50 में से हम लोगों को आपके अगर देखना है जीके के अंदर कि अपना अच्छा स्कोर हो जाए, तो कंटिन्यू आप लोग की क्लास चलती है, उसको लगातार लेते रहना है। और एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग की बिल्कुल जानदार शानदार क्लास से आप लोग को प्रोवाइड करवाई गई है, तो वहां पर आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल गया होगा, और इसी लिंक के अंतर्गत आप लोग सीधे हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हो, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोग की यूट्यूब पर वाईटी के ऊपर क्लासेस चल रही है। तो रेगुलर अपना प्यार और यहाँ पर दुलार देते रहें, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।